हमारे साथ पैनल पर अब मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी, थैंक यू सो मच 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे पहला सवाल एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे होगा, क्योंकि ये स्टॉक आज काफी फोकस में है। हमारे पैनल पे जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं उन्हें भी आज पसंद आ रहा है चार्ट्स के लिहाज से, और अगर फंडामेंटल भी देखा जाए तो आज सीएलएसए की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपनी कवरेज शुरू कर दी है 5107 के लक्ष्य के लिए, और इनका कहना है कि इनके लिए जो एड्रेसेबल मार्केट है करीब 5500 बिलियन का, वो काफी आकर्षक नजर आ रहा है। लोएस्ट कंज्यूमर प्राइसेस हैं, लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, तो ये सारी चीजें फेवर में है कंपनी के लिए। आपसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर सलाह लेंगे, क्या करें अगर मौजूदा स्तर पर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी हो, तो क्या ये लेवल्स सही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक Q4 नतीजे की थोड़ी राह दिखनी चाहिए। दो तीन की रीजंस। एक, आई थिंक जो पिछले कुछ तिमाहियों के नतीजे आए थे थोड़े सॉफ्टर साइड पे ही आए थे, और मैनेजमेंट का जो एक दावा था इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग देयर ओन स्टोर्स, जो मॉडल काफी रेजिलिएंट है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ रिटेल आउटलेट्स दैट वी सी इन द कंट्री, और इनकी जो ऑपरेटिंग एक परफॉर्मेंस होती है, वर्किंग डेज, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ये सारे डायनामिक्स इनके फेवर में हैं। हाउएवर आई थिंक दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एब्सोल्यूट ग्रोथ नंबर्स के लिहाज से, और इसलिए मैं देखना चाहता हूं आई थिंक Q4 में आंकड़े कैसे आते हैं। वैल्यूएशन अभी भी आफ्टर दैट होल स्टैग्नेटेड पीरियड जो एवेन्यू सुपरमार्ट गया है पिछले 3 या 4 तिमाहियों में, अभी भी कोई सस्ते नहीं है। आई थिंक फेयर वैल्यू पे ही है, एंड अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक जियो रिटेल एज एन एग्जांपल हैव बीन डूइंग वेल। जो हिंटरलैंड की स्टोरी है रिटेल को लेके स्पेसिफिकली, आई थिंक जो ये सुपर फॉर्मेट स्टोर्स होते हैं, अगर आप वी मार्ट रिटेल की भी बात करें, थोड़ी स्टिकीनेस अभी भी है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो Q4 के नतीजे, कमेंट्री और एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ आउटलुक का, ये सारी चीजें कैसे मैनेजमेंट दर्शाती है मैं देखना चाहता हूँ। रिजल्ट्स के बाद अगर स्टॉक चला भी तो देयर इज नो हार्म, अगर यहाँ से 3 या 4% चला भी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि द वर्स्ट इज बिहाइंड। बट अभी कूदना मेरे हिसाब से बिफोर रिजल्ट्स थोड़ा सॉफ्ट रिजल्ट्स होने के कारण एक स्टिकीनेस रह सकता है। तो आई थिंक वेट आउट फॉर Q4 रिजल्ट्स, एटलीस्ट आई विल वेट फॉर Q4 रिजल्ट्स। पीबी फिनटेक पर एक राय लेंगे मयूरेश जी आपसे, क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार में कंपनी उतर रही है। पीबी पे के नाम से सब्सिडरी बनाने को मंजूरी मिल गई है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, और पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार शेयर में आप क्या सलाह देंगे? अभिषेक, जिनके पास है बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक न्यूज आई है ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, और जैसे नंबर्स उभर के आ रहे हैं, मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी नंबर्स डेफिनेटली दर्शा रहा है स्टॉक का। एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि एज वी एंटर इनटू दिस टैक्स सेविंग क्वार्टर, आई थिंक अच्छी खासी बिजनेस शायद उनके प्लेटफॉर्म से भी हुई होगी। बट एज इंडिया ग्रोज, मुझे लगता है आई थिंक जो सर्विसेज पीबी फिनटेक देता है, I think that will be recognized as digitalization happens, और इसलिए जिनके पास है बने रहना चाहिए। पर मयूरेश, एक बार आपसे एनएमडीसी पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मेटल्स की चाल काफी अच्छी देख रहे हैं हम। साथ ही डॉलर इंडेक्स कल फेड की कमेंट्री के बाद फिर से उसमें गिरावट देखने को मिली, 102.8 के आसपास फिर से फिसलता हुआ दिख रहा है। पर एनएमडीसी यहाँ पे सिटी का मानना है कि अगले 90 दिनों में थोड़ी सी गिरावट इसमें दिखनी चाहिए, और वो आयरन ओर के प्राइसेस जो डोमेस्टिक और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में जो डिफरेंस है उसको लेकर वो अपनी एनालिसिस सामने रख रहे हैं। क्या मेटल्स में एनएमडीसी आपके लिए कैसे स्टैंड आउट करता है, और क्या राय होगी इस पे? तो सृष्टि, दो चीजें। एक, आई थिंक जो आयरन ओर प्राइसिंग है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, ऑब्वियसली थोड़े प्रीमियम पे है आज की तारीख में, बिकॉज दे हैड टेकन प्राइस हाइक्स दोनों लम्प्स और फाइन्स में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक व्हेन द प्राइसिंग इज नॉट एट एन इक्वल आर्बिट्राज, एक अपीवल जरूर होता है फ्रॉम एन इमीडिएट पर्सपेक्टिव। बट अगर आप लॉन्गर टर्म देखें तो अगर चाइना रीस्टॉकिंग करने लग जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर ऑन ऑल मेटल्स कंबाइंड टुगेदर, कहीं ना कहीं जो इनपुट कॉस्ट है वहां पे भी थोड़ा एक इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। वो कुकिंग कोल हो, पेट कोक हो, आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो, और वहां पे आई थिंक एक इंक्रीजेस आना लाजमी होगा इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट पैरिटी। सेकेंडली, आई थिंक इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी इज ग्रोइंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, एक वॉल्यूम स्ट्रोक अर्निंग्स मोमेंटम शायद ये स्टॉक में बरकरार रहे, और डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा होता है जो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट करता है। तो सेंटिमेंटल रिएक्शन जरूर आ सकता है स्टॉक में, बट मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रक्चरल डाउनसाइड है एनएमडीसी के लिए। जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए।
मयूरेश, आपसे वोकहार्ट फार्मा पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, कंपनी QIP लेकर आ रही थी, इसका फ्लोर प्राइस 544 रुपीज है, इंडिकेटिव प्राइस जो है 517 रुपए है। हम जानते हैं कि कंपनी के ऊपर काफी कर्ज है, उनके ड्रग लॉन्चेस तो आने वाले टाइम में वहां पे उम्मीद थोड़ी लगाई जा रही है, पर साथ ही जो डेट की चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक को चलने नहीं देती। बट जिस QIP की अब हम बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या यहाँ पे एक अच्छा मौका है कि वोकहार्ट फार्मा में एक थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए अब? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक दो चीजें, एक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक डेट इज अ बिग इशू ऑन टू देयर बैलेंस शीट एंड प्रोडक्ट पाइपलाइन। आई थिंक ये तो बहुत अहम चीजें होती है फार्मा कंपनीज के लिए, और ये दोनों इश्यूज पे शायद स्टिकीनेस आ सकती है एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न्ड। तो जब तक रेजोल्यूशंस नहीं आते और जब तक एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती ये दोनों पर्सपेक्टिव्स पे, मुझे लगता है अर्निंग्स अभी भी स्टिकी रहेंगी। वी स्टिल कंटिन्यू होल्डिंग सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में, और वॉच लिस्ट पे हमने नैटको फार्मा को रखा है। कमेंट्री काफी शानदार रही थी सृष्टि नैटको फार्मा की। जो पाइपलाइन इनके पास है, एज एन एग्जांपल 15 FTFs दे आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और ये सारे हाई मार्जिन ब्रांडेड जेनेरिक्स वाला पोर्टफोलियो है जहां पे एक्सक्लूसिविटी एज वेल एज मार्जिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है। FDA कंसर्न्स बहुत ज्यादा उनके प्लांट्स पे है नहीं, और जो हम एक्सपेक्टेशन बना के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द थेरापॉटिक एप्लीकेशंस जो नैटको के पास है, आई थिंक इट माइट बी अ फार बेटर प्ले अगर और पुल बैक से डिक्लाइंस पे मिलता है तो वो कार्ड आई स्टिल फील बैलेंस शीट इज स्टिल वीक। जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में EV/PSRS रेटिंग काफी सॉफ्ट है। ऑल्टरनेटिव्स जैसे मैं कह रहा था, नैटको फार्मा अगर पुल बैक्स में मिलता है तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो वोकहार्ट फार्मा यहाँ पे भी थोड़ा अवॉइड करने की राय आ रही है मयूरेश की तरफ से, पर नैटको फार्मा एक अच्छा प्ले हो सकता है। फंडामेंटल लिहाज से काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं मयूरेश जोशी, और उसके पीछे के भी तर्क उन्होंने आपके सामने रखे। मयूरेश जी, आज बढ़िया तेजी बाजार में, बढ़िया हम कहेंगे कि आज मोमेंटम बना हुआ है मेटल्स में भी। हालांकि अगर हम फार्मा शेयरों की बात करें, कंजम्पशन वाले, वहां से थोड़ा निराशा आज जरूर है, हालांकि बहुत ज्यादा डीप कट्स नहीं है। आपकी पसंद का सर एक शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है, और जो शेयर आप बताएंगे कम से कम उसको हम 3 महीने रखेंगे। कौन सा शेयर होगा सर आपकी तरफ से? तो अभिषेक, पिडिलाइट काफी पसंद आ रहे हैं हमें मार्केट्स में इंडिया में। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक अगर आप पूरा बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट देखें, जो एडहेसिव और सीलेंट्स का बिजनेस है इनका, फेविकॉल, फेविक्विक एज एन एग्जांपल, जो नेशन वाइड ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जो एक 55% का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल पेंट्स और केमिकल्स, यानी केमिकल पेंट्स और कंस्ट्रक्शन पेंट्स में जो 20% और इंडस्ट्रियल सीलेंट्स 6% के आसपास, ये तीनों सेगमेंट शायद एक प्रॉक्सी बनते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एज अ प्रॉक्सी एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। तो हमें लगता है जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ पिछले तिमाही में इन्होंने पोस्ट की थी 10% के आसपास, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू एट अ वेरी गुड पेस। दूसरा, जो स्टैंड अलोन EBITDA मार्जिन है वो 25% के ऊपर मेंटेन होने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ऑब्वियसली थोड़ी क्रूड प्राइस में स्पाइक हमने जरूर देखी थी, बट आई थिंक दैट इज स्पेक्युलेटिव इन नेचर। कहीं ना कहीं क्रूड प्राइस इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू स्टे इन अ वेरी वेरी ब्रॉड रेंज, 70-75 ऑन द डाउन साइड, अराउंड 90-95 ऑन द हायर एंड ऑफ द रेंज। शायद हायर एंड ऑफ द रेंज पे पहुंच के वापस क्रूड have started correcting. तो to a certain extent VAM prices, other input costs stable होने के कारण EBITDA margins का परफॉर्मेंस ठीक ठाक होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। इनफैक्ट इट शुड शो वेरी स्टेबल एंड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। वैल्यूएशन में भी आई थिंक मिड पॉइंट वैल्यूएशंस पे है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, बट आई थिंक इट डिजर्व्स दैट मिड पॉइंट वैल्यूएशंस बिकॉज ऑफ द पेडिग्री दैट इट हैज। तो आई थिंक जो हम कैंसलिंग में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग अर्निंग मोमेंटम, ये शायद तीनों ट्रिगर्स ये स्टॉक के पास है। तो ये हमारी शायद एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो सकती है। उम्मीद के लिए पिडिलाइट काफी अच्छा लग रहा है, इस स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं। ये है सलाह मयूरेश जी की तरफ से। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये जो स्टोरी है कितनी लंबी आपको दिख रही है, और क्या व्यू है आपका इस सेगमेंट पर? तो ये सवाल मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, एंड आई क्विकली मेंशन दैट। एक है स्ट्रक्चरल स्टोरी और एक है इंटरमीडिएट स्टोरी। तो आई थिंक जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है
ये शायद बरकरार है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स देखें, दे आर प्रोबेबली लुकिंग एट कंज्यूमिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टील इन अ ग्रीन फैशन। ग्रीन फैशन होता है इधर आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस से स्टील बनाए, यू हैव इंडक्शन फर्नेसेस टू मेक स्टील, यानी जो टिपिकल स्टील मेकिंग प्रोसेस होता है जो इंडिया फॉलो करती है लार्ज एक्सटेंट तक एक सॉलिड रिडक्शन प्रोसेस का, that probably will not be accepted after a few years or a few quarters as far as green steel is concerned. Both graphite और HEG जो यूज करते हैं in terms of graphite electrodes is through the electric arc furnace route itself, यानी green route follow करते हैं which is probably mandated. तो ये structural part of the story हुई। अभी intermediate part of the story obviously depend करती है in terms of consumption, in terms of input costs और जनरल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नंबर ग्रोथ का। तो जो इनपुट कॉस्ट एज एन एग्जांपल जो ये कंपनीज कंज्यूम करती है, नीडल कोक प्राइसेस, यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी थी पिछले कई तिमाहियों में बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस, क्योंकि इंपोर्ट होती है काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वहां पे थोड़ी दिक्कतें शायद आ सकती है और इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है इन टर्म्स ऑफ नीडल कोक प्राइसेस, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इनपुट कॉस्ट का। जहां तक वॉल्यूम्स का सवाल रहा, मुझे लगता है जो कैपेसिटीज आज के तारीख में है दोनों की, HEG और ग्राफाइट, आर सफिशिएंट इनफ टू प्रोबेबली सफाइज देयर ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। बट ये इंटरमीडिएट कॉस्ट्स जो बढ़ चुकी है और जो वॉलेटिलिटी है शायद नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 1 या 2 या 3 तिमाहियों तक थोड़ी वॉलेटिलिटी नंबर्स में रह सकती है, पर स्ट्रक्चरल स्टोरी शायद बरकरार है। तो अगर आप जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स को देख सकते हैं। अल्बाइट एक रिस्क फैक्टर जैसे मैं कह रहा था, अगले 2 से 3 क्वार्टर शायद नंबर्स सॉफ्ट रहने की पूरी होगी। मयूरेश, क्योंकि एग्जिट नहीं मिल रहा, कौन से स्तरों पे एग्जिट करे? बट मयूरेश, क्योंकि लो लिक्विड काउंटर भी हो सकता है, ये आपकी क्या राय है? जिनके पास ऑलरेडी है, क्या उन्हें लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए? टाटा ग्रुप पे भरोसा रखना चाहिए? और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प स्पेसिफिकली कैसा लगता है आपको? अच्छी है, और जैसे डायनेमिक्स बदल रही है पूरे ग्रुप सब्सिडीज के लिए, आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए ग्रुप का, एक स्ट्रक्चरल पाथ पे चल रही है और एक स्ट्रेटेजिक वे में एक्सपेक्टेशंस है कि ये सारी कंपनीज ग्रो हों। ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कतें जरूर हो सकती है इंडिविजुअल स्टॉक्स को लुकिंग एट देयर सेक्टर्स, बट टाटा मोटर्स इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू शोइंग देयर गुड परफॉर्मेंस। मैं प्राइस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। सिमिलर फॉर TCS और एनी ऑफ देयर अदर ग्रुप कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा टेक्नोलॉजीज इज वेल। तो ये समझ के चलना चाहिए इन्वेस्टरों को, जब आप एक होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इट इज अ सम ऑफ पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ द सब्सिडरीज परफॉर्म। और कहीं ना कहीं एक जो पूरा एक डिबेट चल रहा था होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कंपेयर टू सब्सिडरीज, ये कितना नैरो होना चाहिए, एक आर्गुमेंट के लिए आई थिंक वी लीव इट फॉर अनदर डे। बट कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इन्वेस्टर्स शुड गेट इनटू देयर साइड। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर बिजनेस होता है ये डिपेंडेंट होता है सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस पे। तो अल्टीमेटली अगर सब्सिडरीज एक स्ट्रेटेजिक पाथ पे है और एक लॉन्ग रन अवे ग्रोथ लग रही है, कहीं ना कहीं आई थिंक रिफ्लेक्ट डेफिनेटली हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यूएशन जो होल्डिंग कंपनी के ओवरऑल पिक्चर पे दिखता है, लीव असाइड द होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। तो अगर आपका जेन्युइन एक लॉन्ग टर्म व्यू है तो आई थिंक हैविंग फेथ इन द टाटा ग्रुप एब्सोल्युटली मेक्स सेंस।